उस वक्त की मैं स्थिति आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जरा याद करें कि 2 दिसंबर 1989 को भारत में किसकी सरकार थी? महामहिम वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। भारत का पहला गृह मंत्री मुसलमान बना था जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन था? यह मुनाफिक अब्दुल्ला। 2 दिसंबर को उस शख्स ने शपथ ली भारत के गृह मंत्री की। भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री था। लोगों को लगा कि भाई मुसलमान है, हमें यकीन करना चाहिए। बड़ा मुसलमानों को रहता था कि साहब होम मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, हमें कॉमर्स मिनिस्टर बना देते हैं, हमें फलाना मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन इस देश ने भी भरोसा किया कि ठीक है, संविधान की शपथ ले ली है तो इसको कुछ भरम होगा। लेकिन जो बात आपको नहीं बताई गई, मैं आपको डेट समेत बताना चाहता हूं। कश्मीर के इर्द गिर्द मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि इन चीजों को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 35A और 370 हट गया। यह सिर्फ एक टेक्निकल मामला है। असली लड़ाई, असली चुनौती 7 अगस्त 2019 से शुरू हुई है। जो आप पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया देख रहे हैं, अपने देश में प्रतिक्रिया देख रहे हैं, इससे पता चलेगा कि वो तमाम सारे लोग संवैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली एमएलए, एमपीज, प्रोफेसर, रीडर, आतंकवादी, हुर्रियत, कितने कितने गहरे उनके तार हैं कि बांग्लादेश में 2.5 लाख लोगों की रैली निकल रही है कि आर्टिकल 370 क्यों हटाया गया है। पाकिस्तान पागल हुआ जा रहा है, क्यों हटाया गया है। हमारे घर का किचन है, हम कहां पे गैस रखेंगे और कहां पे हम खाने का बर्तन रखेंगे, ये हम तय करेंगे, तुम कौन होते हो रखने वाले। लेकिन मैं ये बात का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि इन चुनौतियों को समझें कि कैसे आपका पूरी व्यवस्था बिकी हुई है, कैसे आपकी व्यवस्था में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि किसी के पास मैग्सेसे अवार्ड है, कोई दूसरा अवार्ड लेके घूम रहा है, और जिन लोगों को अवार्ड सरकारों ने दिए थे उन्होंने अब वापस कर दिए, तो 2019 में वापस करने के लिए अवार्ड ही नहीं है उनके पास। संकट उनका है बेचारों का। वो समझते थे कि हम अवार्ड वापस कर देंगे क्योंकि जिस पर्पस से मिले थे वापस करने थे उन्होंने वापस कर दिए। अब 2019 में कह रहे हैं ना तो हमें अवार्ड मिल रहे हैं, वापस क्या करें। बगैर अवार्ड के उन्हें कोई पहचानता नहीं है। तो आप सोचिए कि ये जो कुछ हो रहा है, जो पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं, इस देश का एक वर्ग चिंतित है। यहां पे आसाम में, पाकिस्तान में मीडिया का एक वर्ग है, इंटेलेक्चुअल। देखिए साहब, उनके पास इंटरनेट नहीं है। ऐसे लग रहा है कि बगैर कोका कोला के पानी नहीं पीते, इतने आधुनिक हैं। और ये वो लोग कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि 70 साल से भारत की केंद्र सरकारों ने हमारे साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया है। हम गरीब हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं, हमें नौकरियां नहीं हैं, लेकिन इंटरनेट सबको चाहिए। मेरा गुस्सा इसलिए है इस समाज से। पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था। केपीएस गिल ने कितने आतंकवादियों को मारा, उस मारने में बहुत सारे भोले लोग भी मारे गए। कभी पूछा आपने सुप्रीम कोर्ट ने कि इन लोगों की गोली कैसे लगी? सुप्रीम कोर्ट कोई सुओ मोटो पीआईएल लेके गया? उस वक्त के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्रियों को 6-6 महीने तक कमरे में बंद करके रखा गया। उनसे तो लोग भी नहीं मिल सकते थे। और जो आज कश्मीर में हैं, उन्हें इंटरनेट चाहिए क्योंकि बात नहीं हो पा रही आका से, क्योंकि आका बेम इंटरनेट की भागे घूम रहे हैं आजकल। उनकी समझ नहीं आई जाका है। लेकिन दूसरी मक्कारी, 1990 में जो 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के, रेप करके, मर्डर करके भगाया गया, वो हिंदुस्तान में आपके हैदराबाद में भी हैं, मुंबई में भी हैं, देश के अलग अलग कोनों में हैं। दिल्ली के अंदर एक छोटे से कैंप में 8-8 लोग हैं, उसमें यंग लड़कियां भी हैं, बेटे भी हैं, बहू भी है। वो कब उनके घर में डेथ हो जाती है, कोई रोने वाला नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में एक्सोडस कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा जिनोसाइड नहीं हुआ। मैंने किसी हिंदुस्तान के आदमी को नहीं देखा कि कभी कोई ये कहे कि उनसे मिलने जाना है, कि उनकी ईद मनी है कि नहीं मनी है, उनकी दिवाली मनी है कि नहीं मनी है, कोई नहीं गया। लेकिन इस वक्त ईद मनवाने के लिए लोग बेताब हैं। अरे उनके तो 30 साल से कोई त्योहार ही नहीं मना। हर महीने उनके घर में कोई ना कोई गम हो जाता है, मौत हो जाती है। वो तो स्यापा करते करते आज इतने पुराने हो गए कि इस देश ने कभी उनकी चिंता नहीं की, और आपने चिंता नहीं की, लिहाजा उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तो जम्मू कश्मीर सरकार का कैरेक्टर और 2008 में बताता हूं मैं। लोग कहते हैं कि देखिए कश्मीर के मामले को आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। मैं मानता हूं कि टेलीविजन डिबेट में भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना और झूठी बातें करना अच्छा लगता है, वो जरूरी है।
वो मजबूरी है। जैसे ही कोई ऐसा मुझ जैसा पागल कोई नैरेटिव कहेगा, देखिए नहीं 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 आप ये मत कहिए, ये मत कहिए। अरे यही है तो ये क्यों नहीं कह रहे यार? डॉक्टर को बीमारी सही बताओगे तो डॉक्टर इलाज करेगा यार। ये कौन सा फैशन है? ये कौन सी आधुनिकता है? ये कौन सी हाई मॉरल ग्राउंड है कि मेरे सर में दर्द है, मैं डॉक्टर से कह रहा हूं मेरे पैर में दर्द है? क्योंकि ये कह देने से कुछ लोगों को बुरा लगेगा। भाई बुरा लग जाए, डॉक्टर को बुरा नहीं लगा इस बार, क्योंकि डॉक्टर ने मरीज से नहीं पूछा तुम्हें क्या बीमारी थी। वो 1992 में गया था तिरंगा लेकर के, फहराने नहीं दिया उसको, उसी दिन से बीमारी का पता चल गया और 92 से लेकर के उसकी पढ़ाई करता रहा। 2019 में उस झंडे का ही चैप्टर क्लोज कर दिया। आपने कहा न होगा बांस न देखिए पर्ची आ गई है। आई एम सो हैप्पी। मैं जानता हूं कि महामहिम को शायद जाना होगा, मैं बहुत सारी बातें संविधान के अंदर कह रहा हूं, वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। संवैधानिक पद पे हैं, उनके सामने ये खबर ना बने मैं को कोई ऐसी बात का सामना करना पड़े कि उनके सामने कोई ऐसी बात हुई है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि मैं आप बुलवा लें उनसे। सर 5 मिनट बोल के चले जाएंगे, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं ऐसे करूं, बुलवा लेना उसे। जी सर। तो बुलवा ले। मैं नहीं मैं बोलूंगा, मैं रहूंगा, मैं नहीं जा रहा। अरे साहब, मोहन भाई ने और आपके यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों ने हवाई जहाज की टिकट आने की दी है, जाने की भी दी नहीं है मुझे। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें एक संवैधानिक बात है कि महामहिम को जाना होगा। मैं मानता हूं उनके अलग प्रकार कार्यक्रम होंगे, आप उनको सुन लें। मैं जब भी शुरू करूंगा तो उसी धार पे शुरू करूंगा, चिंता मत कीजिए प्लीज। नो तो मैंने कहा कि मैं आप जिस पद पे हैं, बोले नहीं आप हमारा बोझ कम कर रहे हैं। मैं ये बात जो अपनी कह रहा था जिस रेफरेंस में, वो इसलिए कहना चाहता था मैं कि इस देश में कहीं घटना घटे, छोटी सी भी हो बड़ी सी भी हो, लेकिन ये समाज अभी भी अपने 5000 साल सनातन संस्कृति के आदर्शों से भागना नहीं चाहता, उनको अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन इतना ही फर्क हुआ है कि अब उस 5000 साल पुरानी संस्कृति के कारण जो हमारे पिताजी ने कहा था कि एक कोई गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, इतना ही बदलाव हुआ है इस 70 साल में कि उसी राज्य से एक दूसरा शख्स 2014 में आया है। खाना दोनों एक से ही खाते थे, पानी भी एक ही सब पीते थे, वो भी पराकाष्ठा थे, अंतिम सीढ़ी थे। लेकिन क्या आप इसे कह सकते हैं कि जिस राज्य से वो आया है, उस राज्य में वहां के लोगों ने जो भी कुछ थोड़े बहुत उसके अंदर पिताजी के जरासीम थे, वो 15 साल में बाहर कर दिए और ऐसी उसको ट्रेनिंग दी है कि जो बात वो मजाक में कहता है वो सीरियस हो जाती है। दिल्ली में लोगों को आदत पड़ गई है सीरियस न लेने का, क्योंकि इन नॉन सीरियस प्राइम मिनिस्टर आते हैं हमारे यहां। तो जो बात मैंने आपसे कहा कि पार्लियामेंट के भाषण में जब उसने कही ये बात, तो भी लोगों ने नहीं समझी उसको 15 दिन में, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसके साथ में बकरियां नहीं चलती, उसके साथ में एक टीम चलती है जो प्रोफेशनल्स की टीम है, और देश भर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, किस विषय पे क्या है, ये उनके पास छन के पहुंच जाता है। तो आप सोचिए कि 1 महीने बाद उसने एक नई डिवाइस निकाली। उन्होंने कहा पार्लियामेंट का भाषण तो यार नहीं सुना लोगों ने, अब मैं दोबारा तो दे नहीं सकता। उसने कहा कि लाओ मैं अब रेडियो से मन की बात शुरू करता हूं। फिर उसने अपने पहले मन की बात में भी वही बात कही। उसके बाद मुझे लगा, मैं इस बात को 2 साल से लगातार कह रहा हूं कि समझ में आई कि नहीं आई अभी तक। लोग 5 अगस्त के बाद कह रहे हैं पूरी तरह समझ में आ गई है। तो कभी कभी होता यह है कि हम जब एड्रेस कर रहे होते हैं तो यह जरूरी होता है कि जो लोग सुनने वाले हैं
वो किस बैकग्राउंड से बेचारे आए हैं, उनको क्या बताया गया है। तो सिर्फ मैं इस कमरे की बात नहीं कर रहा, इस देश में यही स्थिति है, उसमें उनकी गलती नहीं है बेचारों की। उसने अपने मन की बात में, गवर्नर साहब आपको भी याद होगा पहली मन की बात, मैं आपको याद दिला देता हूं। बहुत सारी मन की बातें की, उसके बाद रिकॉर्ड बन गया, लेकिन वही मन की बात की 3 लाइनें मुझे याद हैं और मैं बार बार उसको अपनी जबान में सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्योंकि रेडियो में कम टाइम होता है ना, माइक पे नहीं होता। उसने एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाई, 4 या 5 लाइनों की कहानी थी, और कहानी सिर्फ यह थी कि एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ जंगल में जा रहे थे, और शेर और शेरनी की जो प्रवृत्ति होती है, जो उनका जो मिजाज होता है, वो अपने शिकार को देख करके शिकार करने निकल जाता है। तो भेड़ों का एक झुंड आ रहा था, भेड़ उनका एक झुंड था। तो शेर और शेरनी जिस तरीके से अपने शिकार करने के लिए दौड़े, और उन्होंने शिकार किया, शिकार करते करते वो आगे निकल गए, और शिकार करके वो आगे चले गए। पीछे मुड़ के देखा काफी दूर के बाद, तो उन्होंने देखा कि उनके 4 बच्चों में से 3 बच्चे हैं, वो आ रहे हैं, एक बच्चा कहीं पीछे छूट गया। तो शेर शेरनी ने ढूंढने की चिंता नहीं की, रात हो गई, जंगल में चले गए। कई 100 सालों के बाद वो शेर दोबारा से उसी रास्ते पे कहीं गुजर रहा था। उस शेर ने उस बच्चे को, जो काफी बड़ा हो गया था, भेड़ियों के बीच देखा कि ये भेड़ है, इनके बीच में ये बच्चा घूम रहा है, और उसकी सारी हरकतें भेड़ों जैसी। उसने उससे कहा कि तू शेर की औलाद है। बोला नहीं, मैं सेकुलर हूं, मैं शेर की औलाद नहीं हूं। बहुत समझाया उसने, बार बार समझाया कि तू देख मेरी औलाद है, तू मेरी। ओ क्या बात है, वो फौरन बताने लगा, संविधान में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, और सेकुलरिज्म का मतलब ये है, और सबको भाई ये भाई, और जिन्हें क्या क्या बेचारा समझाने लगा। वो बड़ा परेशान हो गया। आखिर में उसने एक काम किया, शेर के अपने बच्चे को बोला कि मेरे साथ चल। बड़ा अनकंफर्टेबल, जैसे हम लोग सेकुलरिज्म से निकल के जब इधर आए तो बड़े अनकंफर्टेबल थे, और एक कुएं के अंदर उसने कहा देखो तुम्हारी शक्ल और मेरी शक्ल एक है। तो जब उस बच्चे ने पानी में झांका और देखा कि शेर की शक्ल मेरी शक्ल तो एक है, इस पे तो कोई दो राय नहीं थी, तो शेर ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत जोर से दहाड़ लगाई। तो क्योंकि उसकी फितरत, उसकी डीएनए का हिस्सा था, क्योंकि वो शेर था, तो डरते 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 उसके मुंह से भी दहाड़ निकली, और जैसे ही उसने दहाड़ लगाई तो बोला मैं शेर हूं। अच्छा, आपने अभी ताली बजा दी। उसने 1000 साल के बाद कहा आप शेर हैं और शेर की औलादें हैं। अपने शेर हैं तो शेर होने का एहसास करिए और शेर के पुरुषार्थ को पूरा करिए। यह समाज जो 1000 साल से भीड़ों के बीच रहते रहते अपनी पहचान खो गया था, अपने आदर्शों को खो गया था, अपने हथियारों को भूल गया था, देवी देवताओं को पढ़ता था, शास्त्र को नहीं पढ़ा, शस्त्र को नहीं पढ़ा, तो आप 1000 साल आपको बौने लोगों ने गुलाम बनाया। तो 2014 में आपको पता चला कि आप भी शेर की औलाद हैं। यह सिर्फ कहानी इतनी भर थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को 2014 में जो नहीं समझ पाए थे, पीछे रह गए थे, वो 2019 में भी उन्होंने दहाड़ लगाई और फिर वो 282 से 303 तक पहुंच गए।